हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है ये देखा था। उसके द्वारा कितना कार्य किया गया ये सारी बातें देखी थी। हमने कई सारी थ्योरीज के उधर कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब इसमें आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग बहुत ध्यान से देखना और इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना, जिससे एक बार से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि एक चालक जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसमें 50 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा 1000 एम्पियर टर्न प्रति मीटर वाले क्षेत्र में लंबवत रखा है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे तो फार्मूले याद होने पर आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ जो फार्मूलेज हैं वो आपको याद होना चाहिए। विदाउट फार्मूलेज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन ए सिंगल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फार्मूलोज को याद करें, उनके यूनिट्स को देखें, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया और यूनिट्स आपकी गलत आ रही हैं तो भी ये अच्छा कार्य नहीं माना जाएगा और कहीं ना कहीं अगर पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता तो आपके मार्क्स ज़रूर डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम सवाल पर देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। एक हमारे पास चालक है, कंडक्टर है, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है और 50 एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और यह तार यानी कि वायर या कंडक्टर 1000 एम्पियर टर्न प्रति मीटर वाले क्षेत्र में लंबवत रखा है। तो गणना कीजिए, क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल बी से। उसके बाद दूसरा है चालक पर लगने वाला बल F, जो हमने कल के वीडियोज़ में, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट है हमारे पास बल के विपरीत चालक को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलाने के लिए यांत्रिक शक्ति, अर्थात जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चालक को जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रैग करने पर कितनी मैकेनिकल पावर की आवश्यकता होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताओ। तो हमने पहले ही आपसे कह रखा है, हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट फिक्स हैं। सबसे पहले हमें दिया है ये बात लिखनी चाहिए, अर्थात क्या क्या डेटा दिया है। उसके बाद पता करना है, अर्थात क्या चीज़ प्राप्त करना है, फाइंड करना है, फिर सोल्यूशन पे आएंगे। तो दिया है उसमें चालक की लंबाई स्मॉल l = 10 सेंटीमीटर। इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आ जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास चालक में धारा यानी करंट इन कंडक्टर, तो I = 50 एम्पियर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र H, तो चुंबकीय क्षेत्र 1000 एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, उसके बाद है थीटा यानी कितने एंगल पर रखा है, तो थीटा = 90 अर्थात लंबवत है। और चालक की गति यानी स्पीड V = दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। अब पता करना है, वो तो ऊपर उसमें लिखा है, तो चाहो तो यहाँ स्किप कर सकते हैं, पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चंस में अगर आपको फार्मूले नहीं पता हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। क्वेश्चन कितना ही सिंपल क्यों ना हो, आपको फार्मूलेज तो आने ही आने चाहिए। तो हमारा पहला टर्म है फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये होता है B = μ0 μr × H, जो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। ये रहा फ्लक्स के लिए हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी μ0 μr × H। अब यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। हमने आपसे कहा था कि अगर μ0 की वैल्यू नहीं दिया है तो μ0 की वैल्यू हमेशा और हमेशा आप 4 पाई × 10⁻⁻7 यूज कीजिए। μr की वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 मानिए, ऐसा मानिए कि आपका जो एक सिस्टम है वो हवा में रखा है, क्योंकि μr की वैल्यू हवा के लिए यानी एयर के लिए 1 होती है।
और अगर म्यू आर की वैल्यू कुछ दी हुई है तो वो वैल्यू यूज करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ म्यू आर की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दी है तो इसे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। और जब इसे रखेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू है 1000। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू 12.56 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयुक्त बल, यानी कितना फोर्स लग रहा है। तो बल आप जानते हैं IVL sin थीटा। I की वैल्यू दिया हुआ है 50 एम्पेयर, B अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 12.56 इंटू 10⁻⁴, और थीटा की वैल्यू दिया है 90। L जो चालक की लंबाई है वो है 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ध्यान से देखिए दिए हुए डेटा में। अब इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करें और सॉल्व करें तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी F इक्वल्स टू 60.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। क्या मिल जाएगा? F इक्वल्स टू 62.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म हमारे पास, चालक को गतिमान करने के लिए यांत्रिक शक्ति यानी कितनी पावर की आवश्यकता होगी। तो पावर आपको बता दूं, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी करने पर पावर मिल जाता है, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी को करने से पावर मिल जाएगा। कैसे? पावर की यूनिट आप जानते हैं वाट होती है, और वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर करेंगे F इंटू वी, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर आप जानते हैं जूल होता है, जूल पर सेकेंड वाट होता है। तो अगर आपको फोर्स दिया हो यानी कि F दिया हो और आपको V दिया हो और पावर निकालने को कहा जाए तो पावर P इक्वल्स टू लिखेंगे F इंटू वी, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे आपको पावर मिल जाएगा। तो F की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 62.8 इंटू 10⁻⁴, और V की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? कहाँ गया? ये वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से देखिए 62.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 करेंगे तो 62.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर सेकेंड या वाट मिल जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगी मैकेनिकल पावर। अब है चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, ये आपको निकालना है। इंड्यूस्ड EMF अगर आप निकालें उसके लिए है हमारे पास E इक्वल्स टू BLB sin थीटा, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर, इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू BLB sin थीटा, BLV sin थीटा, ठीक। अब B की वैल्यू अभी आपने निकाला था थोड़ी देर पहले 12.56 इंटू 10⁻⁴, रख दीजिए। L की वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻², और B की वैल्यू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू है 90। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो तो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू 12.56, E इक्वल्स टू 12.56 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, जस्ट फार्मूले याद होने चाहिए थे और वैल्यू पुट करके आप उसे सॉल्व करिए, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए। अगर यूनिट्स और फार्मूले ध्यान नहीं है तो इतने अच्छे इतने सरल सवाल। अच्छा मान लो आपका एग्ज़ाम है और ये जो MCQs पैटर्न लागू किया गया है इसमें इतने बड़े क्वेश्चन एक साथ तो पूछे नहीं जाएंगे, तो सीधी सी बात है एक एक पार्ट को पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई एक पार्ट पूछ लिया, बताओ क्या होगी ये वैल्यू, तो अगर फार्मूले याद होंगे तो उसे बहुत आसानी से क्विकली निपटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और है शायद इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें है दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक धारावाही चालक 500 मिली एम्पियर की धारा लिए हुए है, ठीक है। यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, और उसमें हमारा कोई कंडक्टर जिसमें 500 मिली एम्पियर, ठीक है, ध्यान दें कितना, 500 मिली एम्पियर की धारा है, ठीक, और 200 मिली वेबर फ्लक्स, 200 मिली वेबर फ्लक्स प्रति सेकंड की दर से काट रहा है, मिली वेबर प्रति सेकंड। वेबर होता है किसकी यूनिट, फ्लक्स की, और वेबर प्रति सेकंड है, यानी d∅/dt दिया है, ठीक है। तो चालक द्वारा व्यय शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। पैटर्न वही है, सबसे पहले क्या दिया है, तो चालक में धारा I = 500 मिली एम्पियर, इसे स्टैंडर्ड वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो 500 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा, या फिर 0.5 एम्पियर। उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू दी है, फ्लक्स की वैल्यू दिया है 200 मिली वेबर पर सेकेंड, ये ध्यान से देखें, 200 मिली वेबर पर सेकेंड, इसे भी स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 200 × 10⁻³ वेबर पर सेकेंड आ जाएगा, या फिर 0.2 वेबर पर सेकेंड, ठीक है। अब पता क्या करना है, तो चालक द्वारा व्यय शक्ति कितनी पावर इसने कंज्यूम की है, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन, अब चालक द्वारा जूल पर सेकंड मात्रक में किया गया कार्य, ठीक है, जो पावर होता है इसे भी क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड में किया गया कार्य, पावर को, क्योंकि पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, तो चाहे आप इसे पावर कहें या फिर जूल पर सेकंड में किया गया कार्य कहें। उसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल फार्मूला है जो हमने देखा था, वो है P = phi × I, P = phi × I, पावर द्वारा जूल पर सेकंड में किया गया कार्य। हालांकि ये तो जूल में था, ठीक है, P = phi × I जूल में था, लेकिन यहाँ जो फाई हमें दिया हुआ है ये वेबर पर सेकंड में है। तो अब हमारे पास ये तो ऊपर जूल आ जाएगा, वेबर × एम्पियर क्या आ जाएगा, जूल, और नीचे है सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या आ जाएगा, या तो कहिए जूल पर सेकंड में किया गया कार्य या फिर पावर वाट, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हम देख लेंगे, यूनिट का ध्यान आपको होना चाहिए बहुत अच्छे से, तब काम कर पाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फाई की वैल्यू दिया है, वैसे इसकी यूनिट फिर से सुन लो, फाई की यूनिट वेबर होती है, आई की एम्पियर, वेबर एम्पियर जूल आ जाएगा, लेकिन हम कहने कर रहे हैं कि जूल पर सेकंड में किया गया कार्य, यानी इसे जो फाई है इसमें हमारा ये वेबर पर सेकंड में दिया है, इस प्रकार से हमें पावर या फिर जूल पर सेकंड में किया गया कार्य मिल जाएगा। तो फाई की वैल्यू है 200 × 10⁻³ और आई की वैल्यू है 0.5, दोनों को सॉल्व करेंगे जब आप, तब आपको मिलेगा 0.10 जूल पर सेकंड, ठीक है, या वाट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चंस को भी जल्दी से देखो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 0.008 तथा 0.03 वेबर सामर्थ्य के दो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, याद रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.08 तथा 0.03 वेबर सामर्थ्य के दो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, यानी दोनों ही पोल्स क्या हैं, नॉर्थ पोल्स हैं, ठीक है, के अंतर उत्तरी ध्रुव 12 सेंटीमीटर के अंतर पर हवा में रखे हुए हैं, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और ये रखे कहाँ हैं, हवा में, एयर में। अगर हवा में रखें तो μr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, अगर कहीं काम होगा तो, ठीक है। अब लिखा है दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति आपको पता चल गई, दोनों ही नॉर्थ पोल हैं, और जब दोनों पोल से समान होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सिव फोर्स उसमें कार्य करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है, पहले दिया हुआ लिखा जाता है, फिर पता करना है, फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ हम देख लेते हैं ध्रुव नंबर 1 यानी पोल नंबर 1 की सामर्थ्य है जो m1 मैंने कह दिया, वो है 0.008 वेबर। ध्रुव नंबर 2 यानी पोल नंबर 2 की जो सामर्थ्य है वो 0.03 वेबर है। दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस है जो वो 12 सेंटीमीटर या फिर 0.12 मीटर है, ठीक है। और शून्य यानी कि निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट की वैल्यू मैंने कहा था 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर आएगा, ठीक है। और दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल क्या है, F = μ0 μr/4 पाई × m1 m2/d²।
इस चीज़ से आप बहुत पहले से परिचित हैं। फोर्स F इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ध्यान रहे म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर हमने कहा था चूँकि एयर में रखा है तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। M1 की वैल्यू दिया है 0.008, M2 की वैल्यू दिया है 0.03 और D की वैल्यू दिया है 0.12। सारी वैल्यू पुट करिए तो आपको ये 4 पाई से 4 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 0.008। ठीक है, ये कुछ वैल्यू पुट करने में शायद यहाँ गलती है, ये होगा 0.008 इंटू 0.03 और अपॉन 4 पाई ये कैंसिल हो चुका, नीचे बचेगा 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रकार जब इसे फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमेशा आपको पता है न्यूटन होती है, तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगर कोई एक आध क्वेश्चन और हो तो। इन क्वेश्चंस को बहुत सिंपल है, याद रखना, क्वेश्चन समझना है, फार्मूले में फिट करना है और आंसर प्राप्त कर लेना है, तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छे से अपने पास, एक क्या भी 3 क्वेश्चंस हैं, चलो देख लेते हैं। बहुत सरल है, सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है वायु में अवस्थित 10 इंटू 10⁻³ वेबर सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दूर पर अवस्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फार्मूला था, आपने बहुत अच्छे से देखा था, H इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ था M1 या फिर M अपॉन डी स्क्वायर। हालांकि हमारा जो फार्मूला पूरा था वो कुछ इस प्रकार था, F के टर्म में हमने कहा था, तो फिर हमने कहा था कि चूँकि ये H है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, तो H इक्वल्स टू लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान दें यहाँ म्यू आर था, म्यू आर की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हवा में रखा है, और इनटू यहाँ था M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। M2 हमारा जो था वो यूनिट वेबर वाला टेस्ट मैग्नेट था, तो वहाँ M2 की जगह 1 हो जाएगा, M1 या फिर इसे M ही कह देंगे। तो इससे ओवरऑल अगर हम करें तो M कह दे रहे हैं, तो आ जाएगा M अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें इस वैल्यू में सारी वैल्यू पुट कर दो इस फार्मूले में, आपको आंसर झट से मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए H इक्वल्स टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। अब हमें दिया क्या है, चुंबकीय ध्रुव की तीव्रता यानी M इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, और डिस्टेंस D दिया है 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बस इन सारे वैल्यूज़ को आप फार्मूले में रखिए, आपका आंसर रेडी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास H इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू M की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ अपान नीचे है 4 पाई रखेंगे इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर कर दो या 0.4 को 2 टाइम्स कर दो, मतलब 2 बार इसे मल्टीप्लाई करो। तो ओवरऑल जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर वेबर। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सिंपल सवाल हैं, आसानी से इसे करेंगे और याद रखना एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, 2 चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, यहाँ भी कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल्स हैं, जिनकी सामर्थ्य क्रमशः 0.004 वेबर तथा 0.008 वेबर है। यानी M1 की वैल्यू अगर कहें हम तो आ जाएगा 0.004 वेबर और M2 की वैल्यू कहें तो आ जाएगा 0.008 वेबर। ठीक है, आगे कह रहे हैं दोनों ही वायु में रखे हैं तो म्यू आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1। फिर कह रहे हैं दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति तो तुरंत बता देंगे, दोनों ही कौन से हैं, नॉर्थ पोल हैं, और जब पोल समान होते हैं तो कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। वेरी गुड।
उसके बाद फार्मूला आपको पता है, हालांकि स्टेप्स सेम करेंगे हमेशा, दिया है, पता करना है और सॉल्यूशन। इससे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन नहीं होगी, सारे डेटाज आप लिख लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो फार्मूला आपको पता है इसका, F इक्वल्स टू क्या जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। इसमें जब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास म्यू आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू हमने कहा था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यानी ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, देखो ज़रा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू रख देंगे जो है M1 की वैल्यू 0.004 इंटू M2 की वैल्यू 0.008 अपॉन 4 पाई, और D की वैल्यू है कितना, 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हमारे पास बचेगा 10⁻⁷ इंटू 0.004 इंटू 0.008 अपॉन 0.15। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.00142 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 0.00142 इंटू 10⁻⁷। और बल कोई भी हमने कहा था यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और यहाँ इसकी नेचर भी लिखा हुआ है, प्रतिकर्षण बल। कैसे आपने पता किया था, दोनों ही क्या हैं, नॉर्थ पोल हैं, पोल समान होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें कहा गया एक परिनालिका में लोहे के वलय पर वर्तनों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स 360 है, वलय का माध्य व्यास यानी जो मीन डायमीटर है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, लोहे की सापेक्ष पारगम्यता, ठीक है, यानी रिलेटिव डेंसिटी परमेबिलिटी यहाँ पर हमें दिया गया है 1250, म्यू आर की वैल्यू 1250, लोहे में 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व पैदा करने के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होगी, आई की वैल्यू बताइए। तो बहुत आसान सवाल ये भी, इसमें जस्ट दिया हुआ डेटा लिखिए। तो बर्तनों की संख्या कितना दिया है, 360, वलय का मीन डायमीटर स्मॉल डी इतना है, सापेक्ष पारगम्यता यानी म्यू आर की वैल्यू 1250, याद रखना यहाँ 1 नहीं रखना, यहाँ दिया हुआ है 1250 रखेंगे, निरपेक्ष पारगम्यता, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व V इक्वल्स टू दिया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद धारा निकालना है हमें, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो V की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर इंटू NI अपॉन L, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ध्यान रहे I इक्वल्स टू क्या जाएगा, B इंटू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर अपॉन N, और इनमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो, और जो लोहे की लंबाई है वो कितना होगा, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ हमें लंबाई तो नहीं दी है इसकी, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो जो इफ़ेक्टिव लेंथ आ जाएगा वो पाई इंटू डी आ जाएगा पेरीमीटर, और कितने टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इफ़ेक्टिव लेंथ L इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू नंबर ऑफ टर्न से हमें ये वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है। अब लोहे की जो इफ़ेक्टिव लंबाई आ जाएगी वो पाई इंटू डी, पाई और डी की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻², इस प्रकार से ये वैल्यू रखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू चलो मैं कर ही देता हूँ इसे फाइनली यहाँ पर, हालांकि स्पेस कम दिख रहा है हमारे पास। चलो फाइनल वैल्यू जो आएगा करंट आई बराबर क्या है, बी की वैल्यू क्या था 1.5 इंटू एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आ जाएगा पाई इंटू डी से, पाई इंटू डी की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻² अपॉन, और नीचे है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
म्यू आर की वैल्यू है 1250 रखिए, इनटू ये एन क्या है, एन की वैल्यू है 360। अब इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो करंट की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी I = 1.0 एम्पियर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फार्मूले से वैल्यू प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कुछ कंपैरिजन का सिस्टम है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट से कंपेयर करने पर क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कैसे कैसे होता है, ये ज़रा देख लेते हैं। कंपैरिजन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी, यानी एनालॉजी लगा दें। तो ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों हैं, इनमें हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं कौन सा टर्म किससे समरूपता दिखाता है। जैसे हमने कहा था कि जो हमारा फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट से एनालॉजी रखता है, समानता रखता है। यहाँ जो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये वहाँ पर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से समानता रखता है, और यहाँ जो रिलक्टेंस है वहाँ वो रेजिस्टेंस से समानता रखता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं, इसका पहली ये बात हो गई। और यहाँ वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहा जाता है। दूसरा, ओम का नियम अगर इसमें लगाएं वैद्युत परिपथ में तो I = E/R, ठीक है, और यहाँ phi = M/S, जहाँ I इक्विवेलेंट है phi के, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है धारा के, मैग्नेटोमोटिव फोर्स M बराबर है EMF के, और रिलक्टेंस S बराबर है रेजिस्टेंस R के। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए, समानता अगर देखें। फ्लक्स अगर वेबर हम निकालना चाहें तो फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, phi = V × A होता है। और अगर यहाँ धारा एम्पियर निकालना चाहें तो I = धारा घनत्व, जैसे यहाँ फ्लक्स डेंसिटी है V, जैसे यहाँ धारा घनत्व J से या फिर D से लिख सकते हैं, और इनटू एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जिस प्रकार से यहाँ phi = V × A होगा, क्योंकि धारा घनत्व V = क्या था, ठीक है, फ्लक्स अपान एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स ही तो बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा phi = VA। उसी प्रकार यहाँ एम्पियर I = DA या I = JA, धारा घनत्व को J से भी लिखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। जरा नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय वाहक बल जो है हमारे पास M, जिसकी यूनिट है एम्पियर टर्न। उसी प्रकार यहाँ विद्युत वाहक बल जो होगा E, इसकी वैल्यू हो जाएगा एम्पियर ओम, I एम्पियर, R ओम। ठीक है, तो ये इसमें कुछ सिमिलरिटी इसमें है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ और टर्म है, ज़रा देखते हैं। हाँ, प्रतिष्ठंभ या रिलक्टेंस जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। तो S = होता है L/μA, या फिर S = M/phi आपको बताया था। ठीक है, S = M/phi, जैसे वहाँ होता था R = V/I या E/I। ठीक है, उसके अलावा विशिष्ट प्रतिष्ठंभ यानी K जो होता था, इसे K कहते हैं, और वहाँ रेजिस्टिविटी रो कहते थे, रो = 1/σ। ठीक है, यहाँ K = 1/μ0 μr होता था। μr की वैल्यू हमने एयर के लिए 1 कहा तो 1/μ कह दिया। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तो फिर से देख लो, जो विशिष्ट प्रतिष्ठंभ है यानी कि स्पेसिफिक रिलक्टेंस K से लिखा, और ये क्या था 1/μ0 μr। μr की वैल्यू चूँकि 1 है तो क्या बचेगा 1/μ0, और वहाँ आता था रो = 1/σ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकशीलता या पारगम्यता, जो म्यू है, जो हेनरी मीटर प्रवेश्यता होती है, ये होती है P = 1/S, यानी कि ये रिलक्टेंस का उल्टा होता है। इसी प्रकार यहाँ जो चालकता होती है या चालकशीलता, ये मोहोमीटर होती है, और ये चालकता क्या होती है 1/रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और इनकी जो सर्किट डायग्राम की बात करें तो हमारा जो चुंबकीय सर्किट होती है ये जनरली सर्कुलर होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये जो EMF है ये सर्कुलर तो है लेकिन जिगजैग मैनर में सर्कुलर है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है,
इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, असमानताएं भी हैं। ज़रा वो देखते हैं कि असमानताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला तो ये कि वैद्युत परिपथों में आवेशित इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है, जबकि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की स्थापना होती है, यानी वो इस्टेब्लिश होते हैं, फ्लो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स बहता नहीं है। दूसरा, तो चुंबकीय वैद्युत परिपथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट फ्लो होता है, और वैद्युत परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का फ्लो नहीं होता, वो इस्टेब्लिश होता है केवल। दूसरा है, यदि वैद्युत परिपथ में तापमान को स्थिर रखा जाए, यानी कि टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें, तो चालकता या प्रतिरोधकता स्थिर रहती है, अर्थात जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसका मान फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता। जबकि चुंबकीय पदार्थ में पदार्थ की चुंबकशीलता का मान फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है। B का मान बढ़ने पर चुंबकशीलता का मान घटने लगता है। ठीक है, तो क्या समझे, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, वैद्युत परिपथ है, उसमें अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम क्या करें, फिक्स कर दें, तो जो रजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू स्थिर होती है, क्योंकि उसका मान फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर चुंबकीय सर्किट की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, तो उसमें जो फ्लक्स घनत्व है B, इस पर चुंबकशीलता निर्भर करती है। अगर चुंबकशीलता बढ़ेगी, तो फ्लक्स का मान घट जाएगा, या फिर अगर फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी है B, फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो चुंबकशीलता की वैल्यू घट जाएगी। क्योंकि आपने देखा था म्यू क्या था, म्यू था फ्लक्स डेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड करके, तो ये वैल्यू अगर बढ़ी थी, ठीक है, यही था या H/B था, देखना ज़रा। तो ये ज़रूरी है, इसे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से जो म्यू की वैल्यू है, यानी चुंबकशीलता, वो फ्लक्स डेंसिटी B पर डिपेंड करती है, और B की वैल्यू कम ज़्यादा होने पर म्यू की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जो रेजिस्टेंस है ये हीट जनरेट कर देता है और ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। जबकि चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस के कारण कोई भी हीट जनरेट नहीं होती, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो ये कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये वाइवा का भी सवाल हो सकता है कि जो हमारी मैग्नेटिक सर्किट है उसमें हीट लॉस कितनी होती है, तो चूंकि उसमें रिलक्टेंस के कारण कोई हीट जनरेट नहीं होती, इस प्रकार ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चुंबकीय पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व, यानी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये देखने को मिलता है, जबकि धारा चालकों में से सप्लाई विच्छेद करने पर धारा बिल्कुल भी नहीं रहता। अर्थात जो पदार्थ हैं हमारे, उनमें अगर एक बार मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है, तो अगर उन्हें सिस्टम से अलग भी कर दें तो भी उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रह जाती है, वो कहीं ना कहीं वो उस गुण को दिखाते हैं। अर्थात छोटे टुकड़ों को लोहे के आकर्षित कर सकते हैं, या छोटे चुंबक को आकर्षित कर सकते हैं, या फिर हटा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें अगर एक बार हम सप्लाई हटा देंगे तो कोई रेजिडुअल करंट नहीं रहेगा, पूरी करंट समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी सहायता से आपने एनालॉजी देख ली, डिफरेंस देख लिया, और इसे एक बार अच्छे से फिर से देखना, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस क्या है, समानताएं क्या हैं, कौन सा टर्म, जैसे पूछा जाए फ्लक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में किससे संबंध रखता है, तो अगर आपको पता होगा तो बता पाएंगे धारा से संबंध रखता है। ठीक है, तो एक बार इसे अच्छे से देखना, और आगे पूरा इसको आप चाहें तो खुद से नोट्स बना करके इनका पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे की घटना हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।